हमारे पूर्वजों ने भारत को एक भारत किस आधार पर किया होगा, यह विचारणी है। तो हम कहते हैं कि सूत्र की भाषा में कुछ प्रिंसिपल्स बनाए होंगे, निश्चित रूप से वो प्रिंसिपल्स हम सब ने अडॉप्ट किए, भले ही हम किसी क्षेत्र में रहते हो, भले ही हमारी कोई भी भाषा हो, भले ही हमारा किसी प्रकार का वेशभूषा हो, हम सांस्कृतिक रूप से जुड़े हुए लोगों को राष्ट्र मानते हैं। विचार मंथन को पोषित करना और संस्कृति संस्कारों को एक तरह से मानने वाले लोगों का जो स्थान है, उसका मूल एक भूमि है। उस मूल पर रहने वाले लोग इस प्रकार का विचार रखते हैं तो उनको हम भारतीय मानते हैं। संविधान का जो प्रारूप तैयार हुआ वो बी.एन. राव ने किया। बी.एन. राव उस समय भारत सरकार के कॉन्स्टिट्यूशनल सचिव थे, तो बी.एन. राव को कहा गया कि भाई एक संविधान का प्रारूप तैयार करो। बी.एन. राव ने प्रारूप तैयार करना शुरू किया। तो ये हुआ कि चूंकि बी.एन. राव ने जब बनाना शुरू किया था उस समय पाकिस्तान का निर्माण नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा ऑटोनॉमस क्षेत्र बना लेते हैं, भाई दो क्षेत्र बना लेते हैं, एक हिंदू कम्युनिटी का, एक मुस्लिम कम्युनिटी का, और इनको ऑटोनॉमस क्षेत्र बनाकर एक ही संविधान के तहत रखते हैं। तो उस समय सदस्यों ने यह कहा कि आप पिछड़े समाज को ऊपर उत्थानित करने के लिए रिजर्वेशन दीजिए, यहां से रिजर्वेशन की फिलॉसफी है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई SC ST को दिया जा सकता है, तो लोगों ने कहा जातियां लिख दीजिए, कौन कौन सी जाति पिछड़ी हैं उनकी जातियों के नाम यहां अपवाद में डाल दीजिए। डॉक्टर अंबेडकर ने उसका विरोध कर दिया। उन्होंने कहा कि हम जाति व्यवस्था को भारत से समाप्त करना चाहते हैं और जातियों के नाम डालने का मतलब है कि जाति व्यवस्था को स्थापित कर देना। डॉक्टर अंबेडकर ने लास्ट डे पर स्टेटमेंट दिया है, कम्युनिस्ट मुझसे परेशान है, सोशलिस्ट मुझसे परेशान है, और ये जो दूसरे संप्रदाय के को मानने वाले जिनके लगातार मेरे से बहस होती रही, वो मेरे से परेशान रहे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में। मैं उनकी बात स्वीकार नहीं कर पाया, इसके लिए मैं बता रहा हूं क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन अपने हिसाब से, अपने इंटरप्रिटेशन के हिसाब से करना चाहते थे, जो मुझे स्वीकार नहीं। फिर भी इसमें कुछ रह गया है, तो अभी कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन करने की पूरी गुंजाइश है। समय समय पर समाज के द्वारा किए गए नेतृत्व की शक्ति और समाज के समर्पण और समाज का उस शक्ति पर विश्वास ही इस संविधान को फिर से सही कर लेगा और पुनर्जीवित कर लेगा। जब हम संविधान की बात करते हैं तो कुछ मूल चीजें हैं जो ध्यान में रखकर ही उस पर आगे का व्याख्यान किया जा सकता है। वो एक मूल बात यह है कि किसी भी व्यक्ति को अगर अपने कपड़े सिलवाने हैं तो कपड़े के हिसाब से शरीर नहीं बनाया जाता, शरीर के हिसाब से कपड़े बनाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी रेडीमेड लाएंगे और पहना देंगे, तो वो पहनाया जा सकता है लेकिन चल नहीं सकता बहुत लंबे समय तक। लेकिन अगर आप कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से उसके कपड़े सिलवाते हैं तो वो ना केवल पहनेगा और लंबे समय तक चलेगा भी, और कभी कभी इतने प्रिय हो जाते हैं कि पुराने होने के बावजूद वही पहनते हैं। वैसा ही अपना कानून है कि कानून बनाते समय, संविधान बनाते समय यदि संविधान की भावना कुछ ऐसी ना हो जो कि समाज को स्वीकृत हो, तो ऐसा कानून बनाया जा सकता है, जबरदस्ती इंप्लीमेंट किया जा सकता है, लेकिन बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकता। इसलिए कानून की खास बात यह होनी चाहिए कि कानून जो है वो देशकाल परिस्थितियों के अनुसार ही बनाना चाहिए। अब जब हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान भारतीयता का दर्शन करवाता है क्या, तो पहले यह सोचना पड़ेगा कि भारत कैसा है। जब तक भारत कैसा है, कैसे निर्माण हुआ, सभ्यताओं का निर्माण कैसे होता है और उसके पीछे का मूल विचार क्या है, जब तक ऐसा हम मंथन नहीं करते तब तक ना तो संविधान समझ में आने वाला है, ना संविधान की भावना समझ में आने वाली है, और ना ही किसी कानून का इंप्लीमेंटेशन किसी को स्वीकार्य हो सकता है। और जबरदस्ती का अगर स्वीकार्यता हो सकती है कानून की या किसी संविधान की, तो वो बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकती। अब यूएस का निर्माण होता है, तो यूएस के निर्माण की खास बात जब से वो हुआ तब से आज तक उनकी इकोनॉमी है, उनके बेस, उनके कानूनों का जो मुख्य बेस है वो इकोनॉमी है।
वो कहते हैं ये वीजा हम दे देंगे, उनको दे देंगे, इनको दे देंगे, जो पैसा कमाकर उनको देगा उसको वीजा देंगे, जो पैसा कमाकर नहीं देगा उसको बाहर कर देंगे। ये उनका बेसिक फॉर्मूला है। अब वो बाहर करने के लिए उनको क्या कानून गढ़ने पड़ेंगे, अंदर लेने के लिए क्या कानून गढ़ने पड़ेंगे, वो सब कुछ कर लेंगे। लेकिन कोरोना में लाखों लोग अगर मर जाएंगे तो भी वो वहां पर लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, क्योंकि उनका बेस इकोनॉमी है। इकोनॉमी पर फर्क नहीं होना चाहिए। उनका मानना यह है कि इकोनॉमिकली स्ट्रांग अगर यूएस होगा तो वो विश्व पर राज्य कर सकता है, और वो इकोनॉमी को देखते हुए ही मित्र और शत्रु बनाते हैं। जो उनको उनकी टेक्नोलॉजी, जो उनका व्यापार है, उस व्यापार को जो चैलेंज करेगा, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो भारत हो, उसको वो कहीं ना कहीं धरातल पर खड़ा करेंगे। और जब तक वो उनके लिए चैलेंज नहीं बना तब तक उससे मित्रता करेंगे। तो वो मित्र और शत्रु भी बनाते हैं, वो युद्ध और मित्र काल क्षेत्र बनाते हैं। वो उनके पीछे का मुख्य भावना इकोनॉमी है, ये उनके निर्माण का आधार है। इसीलिए 38 देश मिलकर एक कॉमन यूनाइटेड स्टेट बनाते हैं, जिनके पास 38 अलग अलग प्रकार के संविधान हैं और उनकी एक ट्रीटी है। जब यूएस आजाद हुआ था तब उनके पास 13 प्रांत थे ओरिजिनली, बाकी सब आते गए और ट्रीटी के तहत उनके साथ मिलते चले गए। इसलिए उनके यहां हर स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन है और हर स्टेट की सुप्रीम कोर्ट है। डुअल नागरिकता लेनी पड़ती है, ये उनका आधार है। यूरोप में चले जाएंगे तो उनका आधार है दूसरे देशों से कैसे धन की उगाही करना। वो उसके लिए क्या पॉलिसी बनाते हैं, कैसे इंपीरियलिज्म लाते हैं, उन देशों में कैसे घुसेंगे, वहां की इकोनॉमी के नाम से घुसेंगे, कानून के नाम से घुसेंगे, जो भी करना है उन्होंने। उनका मुख्य टारगेट रहता है कि वो जो पोषित लोग हैं उनके पास जाकर उनका धन कैसे ड्रेन करेंगे दूसरे देशों से। इसके पीछे पूरा यूरोप अपने हिसाब से कानून बनाता है। तो उनका बेस वो है। अब चूंकि वो छोटी छोटी टेरिटरी हो गई और उन छोटी छोटी टेरिटरी में भी अलग अलग सबके महत्वाकांक्षाएं हो गई, अलग अलग देशों पर उन्होंने कब्जे करने शुरू कर दिए और उनके पीछे उन देशों में घुसने के लिए अलग अलग प्रकार के षड्यंत्र रचते हैं। इसलिए वो अलग अलग देश भी बन गए। फिर वो मिलकर उन्होंने कहा अब संकट आ गया तो एक काम करते हैं, यूरोपियन यूनियन बनाकर कुछ काम कर लेते हैं। तो वो इकट्ठे भी होते हैं तो दूसरे देशों के लिए, और अलग भी होते हैं तो दूसरे देशों के लिए। उनका ये मूल बेस है। फिर हम अरब कंट्रीज में जाते हैं। अरब कंट्रीज के निर्माण का जो बेस है वो संप्रदाय है। वो पूरे विश्व पर संप्रदाय के नाम से, भूमि और भूमि के नाम से संप्रदाय स्थापित करना चाहते हैं। कुल मिलाकर भूमि पर कब्जा करना या फिर सांप्रदायिक परिवर्तन करके भूमि पर कब्जा करना या भूमि पर कब्जा करके सांप्रदायिक परिवर्तन करना, यह उनका आधार है। अब वो उनके आधारों में से आधार निकल पड़े तो बहुत सारे हो गए कि भाई सुन्नियों में 4 हो गए, शियाओं में इतने हो गए, फिर होते होते वो 900 प्रकार के अलग अलग हो गए। उनमें भी वो 73 अलग हो गए कि भाई ये ऐसे ऐसे करेंगे। लेकिन उनका आधार अगर कहीं पर जाकर फाइनली गिरता है तो वो एक किताब पर जाकर गिरता है। उस किताब के आधार पर वो सब अपने अपने इंटरप्रिटेशन करते हैं और उन इंटरप्रिटेशन के आधार पर अपने आप को स्थापित करते हैं। फिर इधर कम्युनिज्म फैल गया तो उसने भी, अभी पूरा हम लोगों ने सुना कि उसने भी अपना एक बेस बनाया कि कैसे कब्जा करना। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिसमें लगभग संसार के किसी भी देश से कंपैरिजन करेंगे तो सबसे ज्यादा भाषाएं, सबसे ज्यादा रेसिस की भी बात करते हैं लोग, क्षेत्र भी सबसे ज्यादा है, सभी प्रकार की जलवायुएं हैं, सभी प्रकार की भूमि है। सबसे ऊंचा पहाड़ भी हमारे पास होता है, सबसे पुराना पहाड़ भी होता है, सबसे ज्यादा बारिश भी हमारे यहां होती है और डेजर्ट भी हमारे यहां, कोस्टल एरिया भी हमारे पास लंबे लंबे हैं और पठार भी हमारे पास है। हमारे पास बलुई मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी और जितने प्रकार की मिट्टियां हो सकती सारी है, सब फसलें हो जाती भारत में। तो भारत कैसे बने एक,
ये एक विचारणीय प्रश्न है। तो भारत को एक सूत्र में बांधना किसी भी कानून, किसी भी संविधान का यह एक उद्देश्य होना चाहिए। और ऐसा हमारे महर्षियों ने कैसे किया होगा कि एटलीस्ट 4 बार तो हमने भारत को, जो इतिहास, लिखित इतिहास अपने को मिलता है, जिसको आप आधुनिक और कुछ लोग एंशिएंट भी कह लेते हैं, वो 4 बार अपने ने देख लिया कि कभी अशोक ने बड़ा करके पूरा भारत एक कर लिया, तो कभी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने कर लिया, फिर मुस्लिम शासक आ गए, उन्होंने भी बड़े भूभाग पर इकट्ठा कर लिया, फिर टूटा, और हर बार टूटा। टूटने और जुड़ने के बीच में कभी 200 वर्ष का फर्क है, कभी 300 वर्ष का फर्क है, कभी शासन 600 वर्ष चलता है, कभी 300 वर्ष चलता है। और रिलीजन भी भारत में कई बार बदल लिया। एक समय पर अशोक के बाद के जो शासक हुए, पूरा देश बौद्ध कहने लगा था, फिर बाद में फिर वो वापसी हुई, फिर एक बार भागवत हो गए, शैव वैष्णव हमारे यहां लंबे समय तक चला, फिर किसी समय पर इसको इस्लामिक कंट्री घोषित कर दिया करने वालों ने, ईसाइयों ने इसको ईसाई कंट्री घोषित कर दिया। नैरेटिव तय करने वालों ने उनको अंग्रेज कहा, मैं उनको अंग्रेज नहीं कहता, मैं उनको ईसाई शासक कहता हूं। वो ईसाई बुद्धि से आए थे, वो उनकी अपनी एक फिलॉसफी है। और उन्होंने भारत पर कब्जा करके, आप 1941 की जनगणना अगर पढ़ेंगे तो वो भारतवर्ष के अंदर 46% ईसाई बताते हैं। 1941 की जनगणना में प्रिंसली स्टेट्स में 46% ईसाई हैं, जो बात पढ़ने के बाद अपनी हजम नहीं हुई कभी। लेकिन उनका अपना फंडा है, उनका मानना था कि हमने अगर हिंदुत्व से इनको थोड़ा सा घटा लिया और इधर खींच लिया, शासन सत्ता में ले आए, इनको चर्च की तरफ केवल खड़ा कर लिया, तो ये क्रिप्टो हो गया और ये हमारा हो गया। अब ये धीरे धीरे वहां से भटक जाएगा और भविष्य में हमारा हो ही जाएगा। तो वो अभी से उसको अपनी जनगणना में लिख लेते हैं कि ये ऐसा हो गया जो अब वो हिंदू नहीं रहा, अब ये हो गया। 13% मुसलमानों की बात करते हैं और बाकी के जो 40% लगभग बचता है, उसमें हमारी जातियों की बात करते हैं। इतना क्षत्रिय है, इतना ब्राह्मण है, इतना ये है, इतना वो है, और ऐसे जनगणना करते हैं। लोग कहते हैं 1881 में जनगणना पहली बार हुई, लेकिन जब मैं 1803-4 के डॉक्यूमेंट पढ़ता हूं तो उसमें भी वो सभी जातियों का विवरण देते हैं। जो सेटलमेंट उनके हुए हैं रेवेन्यू के, उन रेवेन्यू के सेटलमेंट में वो बताते हैं इतने प्रतिशत भूमि इस जाति के पास है, इतने प्रतिशत इस जाति के पास है, इतने प्रतिशत इस जाति के पास है, और इस जाति का ये लीडर है और इसको इसकी जिम्मेदारी देकर इससे वसूली करनी। ऐसे उनका रेवेन्यू रिकॉर्ड मिलता है। यानी कि वो जब भारत में सही से सत्ता में आए तो उन्होंने सबसे पहले जाति आधार पर यह सिस्टम बना लिया, घोषणा भले नहीं करी उन्होंने। तो ईसाइयों ने अपने हिसाब से यहां नैरेटिव तय करने शुरू कर दिए। और जैसा अभी प्रफुल्ल जी ने कहा कि शिक्षित भारत को एक रात में अशिक्षित घोषित कर दिया, बोले आज से अंग्रेजी चलेगी, बात खत्म, अंग्रेजी हम जानते नहीं, तो अशिक्षित हो गए। तो फिर सब तरह के हमारे ऊपर इल्जामात लगने लगे और कानून बनने लगे। लेकिन हमारे पूर्वजों ने भारत को एक भारत किस आधार पर किया होगा, यह विचारणीय है। तो हम कहते हैं कि सूत्र की भाषा में कुछ प्रिंसिपल्स बनाए होंगे निश्चित रूप से। वो प्रिंसिपल्स हम सब ने अडॉप्ट किए, भले ही हम किसी क्षेत्र में रहते हो, भले ही हमारी कोई भी भाषा हो, भले ही हमारा किसी प्रकार का वेशभूषा हो, लेकिन वो जो वैल्यूज एस्टैब्लिश कर दी, वो वैल्यूज अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेशन करके लिखी गई, लेकिन भारत की वैल्यू एक रही। बहुत छोटा सा इलस्ट्रेशन उसका है कि भगवान राम की जब जो रामलीला है वो पूरे देश में होती है, तो कहीं तो वनवासी राम है और कहीं बड़ी बड़ी मूछें और बड़ा सा मुकुट लगाकर राम का चित्रण करते हैं वो। लेकिन है मर्यादा पुरुषोत्तम का चित्रण पूरे देश में एक सा होता है कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। ये भारत की वैल्यूज है और इन वैल्यूज को स्टैब्लिश करते हुए भारत को एक राष्ट्र बनाया होगा। देश और राष्ट्र की, पर हम यहां पर बहुत सारे संघ के लोग हैं, सबको मालूम है राष्ट्र और देश की परिभाषाएं हमारे यहां क्या है। हम सांस्कृतिक रूप से जुड़े हुए लोगों को राष्ट्र मानते हैं। एक विचार को, एक वैल्यू को, एक
विचार मंथन को पोषित करना और संस्कृति संस्कारों को एक तरह से मानने वाले लोगों को का जो स्थान है उसका मूल एक भूमि है। उस मूल पर रहने वाले लोग इस प्रकार का विचार रखते हैं तो उनको हम भारतीय मानते हैं और सामान्यतः उनको हम हिंदू कह लेते हैं एक शब्द में। अब यहां पर जन्म जिसने लिया और इस भारत भूमि को जो भारत भूमि मानता है, भारत माता की संतान अपने आप को मानता है, भारत माता की संतान जितनी भी इस भूमि के लिए भारत माता को मानकर चलते हैं वो सब हिंदू हैं। उनमें कुछ अपने आप को अहिंदू कह सकते हैं, कुछ अपने देवताओं को कहीं बैतलहम में ढूंढ सकते हैं, कोई मक्का में ढूंढ सकता है, कोई मदीना में ढूंढ सकता है। लेकिन हमारी बिल्कुल साफ परिकल्पना है या मैं कहूं धारणा है कि जो भारत में रहने वाला है वो हिंदू है, जो भारत माता को अपनी मां मानता है वो हिंदू है। इस विचार को लेते हुए जो सूत्र भारत में बनाए, जो वैल्यूज भारत में बनाई, उस वैल्यू के आधार पर समय समय पर तमाम प्रकार के महर्षियों ने अपने राजाओं के राज्य में जो प्रिंसिपल स्टैब्लिश किए वो उस समय के संविधान थे। और उनमें कोई डिस्प्यूट खड़ा होता है अगर, तो एक राजगुरु रहता है और राजा का दरबार लगता है, घंटे 2 घंटे में सब काम खत्म हो जाता है। तो आप सोचो कि राजा का दरबार, इतना बड़ा राजा रहता है और उसके दरबार में एक आध डिस्प्यूट आता है केवल, और वो एक आध डिस्प्यूट को सॉल्व करके राज्य चलाता है। तो आखिर कैसे रहा होगा भारत कि भाई यहां ना तो अदालतें थी, ना यहां पुलिस प्रशासन है, ना यहां कानून की बहुत ज्यादा जरूरत है। जो आता है वो कुछ पिलर्स लगा देता है, उन पिलर्स पर कुछ प्रिंसिपल लिख देता है, वो प्रिंसिपल्स सबको फॉलो करने लगते हैं और एक सी धारणा रखकर हम चलने लगते हैं। ये भारत है। और इस भारत में जो सूत्र बनाए, उनके आधार पर जो शास्त्र बनाए, उन शास्त्रों का पालन करने वाले लोग, उसके आधार पर अपने आप पर नियंत्रण करने वाले लोग, समाज में एक रूपता देखने वाले लोग भारतीय कहलाए। उनके बीच में किसी प्रकार की अदालत की आवश्यकता नहीं है। और जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि 1833-34 तक अपने को जरूरत भी नहीं थी। भले ही मुस्लिम शासन हो तो, लेकिन समाज के अंदर आपस में बहुत ज्यादा ऐसा द्वेष नहीं है कि अपने को अदालतों की जरूरत पड़े। वो शासक वर्सेस अदर्स था कि वो जबरदस्ती कब्जा करता है, जबरदस्ती शोषण करता है, उसके विरुद्ध जो आंदोलन हो रहे हैं वो तो सब चल रहा है। लेकिन समाज के बीच में आपस में झगड़े हो रहे हैं, एक दूसरे की जमीन पर कब्जा हो रहा है, एक दूसरे पर कानूनन शोषण हो रहा है, ऐसे अपने को उदाहरण नहीं मिलते। और जो भारत का समाज है उसका निर्माण इस आधार पर होता है कि वो कहता है कि रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, 5 चीजें मिल जाएं तो कुछ नहीं करना अपने को, हो गया। और वो हम शिक्षित करके अपने गुरुकुल विद्यालय जो भी रहते हैं उसमें यही शिक्षा देते हो, इतना सिक्योर कर लेते तो आगे की कोई जरूरत नहीं है अपने को। फिर आखिर क्या हो गया, ये जो बवाल खड़ा हो गया। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भाई इतने केस पेंडिंग हो गए, जजेस हम बढ़ाते जा रहे हैं और जितने जज बढ़ाते हैं उतने ही केस भी बढ़ जाते हैं उसी रेशियो में। कभी हम कहते थे सुप्रीम कोर्ट में 7 चाहिए, तो फिर हमने बाद में वो 11 कर लिए, 18 कर लिए, 27 कर लिए, 31 कर लिए, 34 कर लिए, लेकिन केस की पेंडेंसी भी उसी हिसाब से बढ़ रही है। तो जितने हम सीटें बढ़ाते जा रहे हैं उतनी पेंडेंसी भी बढ़ती जा रही है। तो क्या जो व्यवस्था हम सोचकर चलते हैं उस व्यवस्था में अपने को ऐसा लगता है कि हम अगर बहुत सारी कोर्ट बना दें तो सारे सॉल्यूशन निकल आएंगे? ये थोड़ा मुश्किल काम है। अब संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है तो सबसे पहले ईसाइयों ने क्या किया कि बोले आपका सिस्टम भंग करेंगे, और आपका सिस्टम भंग करने के बाद आप अगर मानोगे नहीं तो उसके लिए फिर उन्होंने इंडियन पिनल कोड बनाया सबसे पहले। ये करोगे तो ये अपराध है, इसकी ये सजा है, ये करोगे तो ऐसा है। फिर इंडियन पिनल कोड का प्रचार किया गया
1858 में उन्होंने पास कर लिया, 1862 में लागू करवाया। 4 साल उन्होंने प्रचार किया भाई ये है कानून, इसके अनुसार सबको रहना है। और 1833 में बना था। तो 1833 के बाद 1833-34 से 1858 तक क्या करते रहे? कानून बना लिया था तो क्यों रखे रहे? क्योंकि उनको भी अंदाजा था कि भारतीय समाज इसको स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन उन्होंने जब भारत की सिस्टम को क्रैश किया तो क्रैश करते ही जरूरत पड़ेगी, क्योंकि समाज, जैसे मैंने पहले कहा कि समाज के हिसाब से कानून बनेगा, कानून के हिसाब से समाज नहीं बनेगा। तो समाज के हिसाब से तो वो कानून था नहीं, इसलिए क्या करना? इसलिए उस कानून को लागू करने से पहले उसका प्रचार करना और व्यवस्था को क्रैश करना। फिर उनको लगा कि अब पुलिस सिस्टम लाना पड़ेगा, तो उसको संभालने के लिए पुलिस लाए। फिर उनको लगा कि अभी एविडेंस की जरूरत पड़ेगी, एविडेंस लाए। फिर उनको लगा कि प्रोसीजर की जरूरत पड़ेगी, तो सीआरपीसी लाए। तो सबसे पहले वो लाए आईपीसी, फिर लाए पुलिस, फिर लाए एविडेंस, फिर लाए सीआरपीसी, और ऐसे लाते चले गए। और लाते लाते हम यहां तक पहुंचे तो भारत में एक 10,000 कानून बन चुके थे। और कांग्रेस जो सत्ता में बैठी उस समय, उसने तो वो प्रोसीजर ही अडॉप्ट कर लिया था कि भाई अगर कोई समस्या है समाज में तो एक काम करते हैं, पार्लियामेंट बिठाते हैं, कानून पास करते हैं और उसको दे देते हैं। बाकी कोई दिमाग नहीं लगाना, कानून पास करो, दे दो, बोले हमने कानून पास कर दिया, अपना हो गया। ये हमारे यहां की व्यवस्था रही। हम स्वतंत्रता की तरफ बढ़े और स्वतंत्रता से पहले संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। संविधान बनाने की प्रक्रिया हमने शुरू कर दी 9 दिसंबर 1946 में। और कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स स्टेटों से मांग लिए और उसका एक प्रारूप बना लिया कि भाई ये 389 पीपल यहां बैठेंगे और जो भारत के भविष्य को लिखेंगे, कैसे चलेगा भारत। अभी हम आज़ाद नहीं हुए। और ये भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में बनाया, क्योंकि उस समय भारत शासन अधिनियम 1935 था। तो उस 35 में ये अनुमति दी गई कि भाई अपना संविधान आप लोग बनाइए, बैठिए। तो हम लोग बैठ गए। तब तक पाकिस्तान का प्रारूप भी स्वीकार कर लिया गया। तो ये हुआ कि जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे तो वो तो उनको तो जाना है, क्योंकि उन्होंने तो पाकिस्तान ले लिया। तो 389 में से 299 बचे, 90 चले गए, और उसमें भी अभी हमारे पास एक 23-24 लोग रह गए, सिस्टमेटिक रोके गए। तो अब संविधान सभा जब जो 299 की बनी, उस संविधान सभा में मुस्लिम मेंबर्स भी हैं, पाकिस्तान बनने के बाद भी है। और हमने विचार करना शुरू किया। तो पहला संविधान का जो प्रारूप तैयार हुआ वो BN राव ने किया। BN राव उस समय भारत सरकार के कॉन्स्टिट्यूशनल सचिव थे। तो BN राव को कहा गया कि भाई एक संविधान का प्रारूप तैयार करो। BN राव ने प्रारूप तैयार करना शुरू किया। तो यह हुआ कि चूंकि BN राव ने जब बनाना शुरू किया था उस समय पाकिस्तान का निर्माण नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा ऑटोनॉमस क्षेत्र बना लेते हैं। भाई 2 क्षेत्र बना लेते हैं, एक हिंदू कम्युनिटी का, एक मुस्लिम कम्युनिटी का, और इनको ऑटोनॉमस क्षेत्र बनाकर एक ही संविधान के तहत रखते हैं। लेकिन पाकिस्तान बन गया तो वो चला नहीं फार्मूला। तो उन्होंने कई एक ऐसे कॉम्बिनेशन लगाकर रखे थे। फिर अपने को लगा कि अगस्त में, जब हम 15 अगस्त को आज़ाद हो गए, तो हमको लगा कि अगस्त में एक ड्राफ्टिंग कमेटी प्रॉपर बननी चाहिए। तो 29 अगस्त को डॉक्टर अंबेडकर और उनके 7 लोगों को हमने चुना और कहा कि भाई ये 7 लोग हैं जो ड्राफ्टिंग कमेटी होगी। उस ड्राफ्टिंग कमेटी ने बैठकर अपना अध्यक्ष चुन लिया। वो डॉक्टर अंबेडकर 30 अगस्त को चुन लिए गए। और जो प्रारूप बनाया था BN राव ने, वो डॉक्टर अंबेडकर को या उनकी कमेटी को सौंप दिया, उन 7 सदस्यों को, कि भाई आप इस पर मंथन करो, हमने एक बेसिक ड्राफ्ट बना लिया है। डॉक्टर अंबेडकर ने उस पर स्टेटमेंट भी दिया है। अब जो संविधान बनने का तरीका निकला वो ये निकला कि प्रारूप समिति संविधान एक बना लेगी और उसको 1 by 1 वो रखेगी सभा में, और उस पर चर्चा होगी। चर्चा में कुछ लोग अमेंडमेंट भेजेंगे। अमेंडमेंट अगर डॉक्टर साहब को स्वीकार्य होंगे तो अमेंडमेंट स्वीकार कर लिया जाएगा, और डॉक्टर साहब अगर उसका विरोध कर देते हैं तो फिर उस पर वोटिंग होगी। अगर कोई सदस्य जो संविधान सभा में बैठा है वो डॉक्टर अंबेडकर या जो संविधान जो प्रारूप समिति है उसने जो संविधान प्रपोज किया है आर्टिकल, उस आर्टिकल पर सहमति है तो पास हो गया।
उसने सामने वाले सदस्य ने कोई अमेंडमेंट रखा और डॉक्टर साहब ने स्वीकार कर लिया या समिति ने स्वीकार कर लिया तो भी पास हो गया। लेकिन अगर दोनों के बीच में आपस में आमने सामने है कि भाई हम स्वीकार नहीं कर सकते और सामने वो कहते हैं कि नहीं हम यही करके रहेंगे, तो उस पर वोटिंग होती थी और वोटिंग के बाद उसको स्वीकार कर लिया जाता था। अगर स्वीकार करना है कि रिजेक्ट करना है ये तय कर लेते थे। तो हम कहते भी हैं कि संसार में सबसे ज़्यादा समय हमने संविधान बनाने में लिया और सबसे ज़्यादा अमेंडमेंट संसार के किसी भी संविधान में आए तो वो भारतीय संविधान में आए और उन पर चर्चा हुई प्रॉपर। लेकिन सबसे कठिन काम जो था संविधान बनाने वालों पर, जैसे हम सभी लोग बैठे हैं और यही संविधान सभा बन जाए और यहां से मंच से घोषणा हो जाए कि भाई हम सब लोग मिलकर संविधान बनाएंगे, तो सबसे पहला प्रश्न होगा कि संविधान बनना शुरू कैसे होगा, थॉट प्रोसेस क्या होगा। हम तो बैठे हैं सारे लोग, संविधान बनाना है हमने, कौन शुरू करे, कैसे शुरू करे, क्या हो क्या ना हो। तो उसके लिए एक ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल रखा जाता है कि भाई हमने संविधान बनाते समय इन चीजों को, इस विचार को रखना। उसी को बाद में आपने प्रीएम्बल कह दिया, जो ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव रखा गया था, और उस ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव पर ही लंबे समय तक चर्चा हुई कि भाई ये करना है, भारत कैसा हो। अब उसमें क्या है, भारत कैसा हो। फिर हमने कहा कि भाई भारत में रहने वाले लोग वो कैसे हो, उनके अधिकार कैसे हो, उनकी व्यवस्था कैसी हो। तो हमने कहा कि भारत जो है वो डेमोक्रेटिक हो, रिपब्लिक हो, ये हो वो हो और ऐसा होना चाहिए। फिर हमने कहा कि भाई इसमें लिबर्टी होनी चाहिए, फ्रेटर्निटी होनी चाहिए और इसके अंदर इक्वालिटी होनी चाहिए, जस्टिस होनी चाहिए। ये विचार रखकर अपने को संविधान बनाना शुरू करना। तो हमने वो ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव रखकर तमाम तरह की कमेटियां बनाई और उन कमेटियों ने संविधान बनाना शुरू कर दिया। तो सबसे पहली बात तो यह है कि संविधान जब भी बनेगा तो वो भारतीय दर्पण पर अगर उचित नहीं उतरता तो वो संविधान भारत में लागू नहीं हो सकता। बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि बैठे तो हम ही सब लोग हैं, वो विचार अच्छे हैं खराब हैं, मेरी तरफ के हैं दूसरी तरफ के, लेकिन चर्चा तो हो ही रही है। उस चर्चा में प्रस्ताव रखना, प्रस्ताव पर बात करना और भारत के स्वभाव के अनुरूप रखना। तो हमने कहा कि प्रीएम्बल के बाद भारत मतलब क्या, तो आर्टिकल 1 में हमने बता दिया भारत मतलब ये टेरिटरी होगी, यूनियन ऑफ इंडिया होगा। अब यूनियन ऑफ स्टेट्स कैसे बनेगा, उस पर आज भी बहस चल रही है। तो उस समय लोगों ने कहा इंडिपेंडेंट यूनियन ऑफ स्टेट बनाइए, फेडरेशन ऑफ इंडिया बनाइए। अब फेडरेशन ऑफ इंडिया में बड़ी समस्या है। फेडरेशन का मतलब है कि बहुत सारे देश मिलकर एक यूनिट बनाते हैं और वो जो यूनिट बनेगी वो जो कानून लिख दिया जाएगा उनके अनुसार चलेंगे, यानी कि सभी स्टेट, सभी कंट्री मिलकर एक यूनाइटेड स्टेट बनाएंगे और वो यूनाइटेड स्टेट कभी भी बाहर जा सकता, टूट सकता। तो लोगों ने कहा फेडरेशन बनाइए। तो डॉक्टर अंबेडकर ने उस पर कहा कि भाई देखो, हमने नॉर्थ अमेरिकन यूनियन स्टेट से लिया है, यानी कि कनाडा से लिया है, और हमारे यहाँ ये जो यूनियन ऑफ इंडिया जिसको हम कह रहे हैं, ये इसमें आने का अधिकार होगा, इसमें जाने का अधिकार नहीं होगा। सिंगल सिटीजनशिप होगी, सिंगल देश होगा, एक बाउंड्री होगी, एक प्रकार की नागरिकता होगी, हम एक होंगे, एक के अलावा दूसरे नहीं होंगे। होमोजीनियस सोसाइटी चाहिए। हेट्रोजीनियस सोसाइटी के लिए वो कहते हैं कि हेट्रोजीनियस सोसाइटी के लिए भी एक देश बना लिया गया है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर बहुत विरोधी थे कि पाकिस्तान बन गया तो अब यहां कोई नहीं रहेगा। तो वो कहते थे कि अगर संविधान चलाना है तो होमोजीनियस सोसाइटी चाहिए। अब होमोजीनियस सोसाइटी भारत में कैसे बनेगी? भारत तो तमाम तरह की भाषाओं का देश है, भारत तो तमाम तरह के प्रांतों का देश है, भारत में तो तमाम तरह के अलग अलग खाने पीने की भी पद्धतियां अलग अलग है, बोली भाषा अलग अलग है, रहन सहन अलग है, कपड़े पहनने का स्टाइल अलग अलग है। तो फिर जाहिर सी बात है कि संविधान बनाते समय ये ध्यान रखना पड़ेगा कि भारत की वैल्यूज़ क्या, किन वैल्यूज़ के आधार पर भारत एक रह सकता है, उसके अनुसार बनाना शुरू करेंगे। हमने बनाना शुरू किया। अमेंडमेंट कौन लाएगा, कैसे करेगा? अब उसके कुछ मूल बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करते हैं जो विवादित होते रहते हैं, मतलब जिन पर बहुत चर्चा होती है। तो चर्चा इस पर होती है कि सिटीजन कौन होगा,
तो हमने कहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत जो भी सिटीजन रहेगा वो अगर पाकिस्तान नहीं चला गया या उस क्षेत्र में नहीं है, इधर आ गया, तो उसको हम सिटीजन मान लेंगे और संसार के किसी कोने में हो उसको सिटीजन मान लेंगे। और बाद में भी अगर आ जाता है तो हमने फॉरेनर्स एक्ट में छूट दे दी। मैं बात कर रहा हूं CAA की। फॉरेनर्स एक्ट में उनको छूट दे दी जो लोग वो उस कंट्री में रह रहे हैं और कह रहे हैं कि हम नहीं जाते, तो फॉरेनर्स एक्ट में हमने छूट दे दी उनको पासपोर्ट एक्ट में छूट दे दी। एक्सेप्शन डाले कि अगर ये जब भी आना चाहे तो भारत में आ सकते हैं और इनके ऊपर फॉरेनर्स एक्ट का दोष नहीं लगेगा, इनके ऊपर पासपोर्ट एक्ट का कॉन्ट्रावेंशन नहीं लगेगा और ये भारत में कभी भी आएंगे तो इनका स्वागत होना चाहिए। और इसलिए उस समय हमने ये छूटें देकर रखी थी, क्योंकि हमको यहां कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को भी ये उस समय मालूम होगा कि निश्चित रूप से आज नहीं तो कल इनको आना ही है, जाएंगे कहां? क्योंकि अभी उनको लग रहा है स्थायी रूप से कि वहां ठीक है अभी, लेकिन ये रह नहीं सकते क्योंकि वो हेटेरोजीनियस सोसाइटी उधर बन रही है, वो रहने नहीं देगी। तो वो आए और आ रहे हैं, आज भी आ रहे हैं। तो हमने पहले से चूंकि छूट देकर रखी थी, केवल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हमने उनको रिकॉग्निशन दी है और कुछ नहीं दिया है पहले से। अगर वो फॉरेनर्स एक्ट में उनको छूट ना होती तो यहां पर आते ही उनको उनका पासपोर्ट खत्म होते ही हम जेल भेज देते, गिरफ्तारी हो जाती। लेकिन चूंकि फॉरेनर्स एक्ट में उनको छूट है, चूंकि पासपोर्ट एक्ट में उनको छूट है, इसलिए हम उनको जेल नहीं भेज सकते, उनको नागरिकता दे सकते हैं। और वो प्रावधान अपने को बार बार करना पड़ता है कि कितने वर्ष रहेंगे तो उनको नागरिकता दे देंगे। ऐसे हमने उस समय ही संविधान बनाते समय ये बात विचार में रखी थी। फिर हमने कहा कि भाई देश में जो लोग रहेंगे उनके फंडामेंटल राइट्स होंगे। तो चूंकि इक्वेलिटी, भारत का प्रिंसिपल है इक्वेलिटी, तो इक्वेलिटी के आधार पर भारत में लोगों के साथ न्याय मिलेगा। आर्टिकल 14 to 18 हमने बनाया। अब यह हुआ कि जो समाज पिछड़ा रह गया उसका क्या करेंगे? तो उस समय सदस्यों ने यह कहा कि आप पिछड़े समाज को ऊपर उत्थानित करने के लिए रिजर्वेशन दीजिए। यहां से रिजर्वेशन की फिलॉसफी आई। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई SC ST को दिया जा सकता है। तो लोगों ने कहा जातियां लिख दीजिए, कौन कौन सी जाति पिछड़ी हैं उनकी जातियों के नाम यहां अपवाद में डाल दीजिए। डॉक्टर अंबेडकर ने उसका विरोध कर दिया। उन्होंने कहा कि हम जाति व्यवस्था को भारत से समाप्त करना चाहते हैं और जातियों के नाम डालने का मतलब है कि जाति व्यवस्था को स्थापित कर देना। और हम जातियों के विरुद्ध कर रहे हैं कि जातियां समाप्त करनी है। भारत की जो सबसे बड़ा अभिशाप है वो जाति है और जाति से मैं संघर्ष कर रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि नए संविधान में जातियां स्थापित हो जाएं। तो डॉक्टर साहब के विरोध करने के बाद लोगों ने कहा कि भाई लेकिन पिछड़ा को आप कह रहे हो कि हम बढ़ाएंगे, तो बढ़ाओगे कैसे? तरीका क्या है? तो डॉक्टर साहब ने कहा कि हम एक अनुसूची बनाएंगे, शेड्यूल जिसको कहते हैं, और उस अनुसूची में कौन होगा कौन नहीं होगा उसके लिए एक आयोग होगा जिसको आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग कहते हैं। तो कहा उसका एक आयोग होगा। आयोग के पैरामीटर्स होंगे। उन पैरामीटर्स के अनुसार जिन जातियों का, जो जातियां पिछड़ी होंगी, जिन जातियों का अभी प्रतिनिधित्व नहीं हुआ होगा, जिन जातियों का अभी उत्थान की आवश्यकता है, वो समय समय पर आयोग तय करेगा कि कौन सी जाति अभी इसके अंदर लानी है। उसको एक कॉमन नाम देंगे, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। यहां से ये शब्द निकला, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, यानी कि कोई जाति इसके अंदर नहीं है, एक शेड्यूल है, उसमें जो आयोग के द्वारा चिन्हित पिछड़े लोग हैं उनके नाम उसके अंदर आएंगे। ऑटोमेटिकली वो आते और जाते रह सकते हैं। तो आपके भी अनुभव में सब में आया होगा कि कुछ जातियां उन्होंने कहा भाई अभी तक OBC थी अब SC हो गई, कभी SC थी अब OBC हो गई, कभी SC थी अब बाहर हो गई। वो क्या करता है? वो आयोग करता है। आयोग समय समय पर अपनी रिकमेंडेशन करता है, कहता है वेल्थ का स्टेटस देखता है, प्रतिनिधित्व का स्टेटस देखता है और सहभागिता देखता है, उस सहभागिता के आधार पर तय करता है। और अच्छी बात यह करी उन्होंने कि यह सरकार के हाथ में नहीं है, यह सरकार के नियंत्रण से बाहर होगा।
क्योंकि सरकार पॉलिटिक्स करने के लिए, जातियों के साथ खेल खेलने के लिए सरकार को अगर यह पावर दे दी गई तो सरकार अपने हिसाब से खेलेगी और हम इसी जाति व्यवस्था से कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। उसका एक इलस्ट्रेशन अभी आया 3 साल 4 साल पहले, 5 साल हुए, मतलब 2014-15 की बात है, कि जाटों ने हरियाणा में आंदोलन कर दिया तो मनमोहन सिंह की सरकार 2012-13 में उसने जाटों को आरक्षण दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप कौन है, आप कैसे आरक्षण दे सकते हो, आपके तो पावर ही नहीं है आरक्षण देने की। आरक्षण दिया जाए ना दिया जाए ये तो आयोग तय करेगा, वो स्पेशलाइज इसलिए बिठाया गया कि वही तय करेगा, और आयोग की रिकमेंडेशन स्वीकार करना ना करना तब लेजिस्लेशन में चर्चा होगी। लेजिस्लेशन सीधा आरक्षण दे देगा ये हमारी व्यवस्था में नहीं है, क्योंकि इससे राजनीति के आधार पर या राजनीतिक तरीके से जातियों को स्थापित करना हो जाएगा, और जातियां स्थापित होंगी तो भारत के लिए यह अच्छा नहीं है। इसलिए जाट आरक्षण को इस आधार पर खारिज कर दिया कि शेड्यूल्ड कास्ट जो कमीशन है उसने रिकमेंड नहीं किया था, तो आरक्षण नहीं दिया उन्होंने। अभी भी कोई भी आरक्षण कभी किसी को चाहिए तो उसके लिए बाकायदा उसको कमीशन को रिकमेंडेशन करनी पड़ती है। वो भी 16(4) का आरक्षण ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, 15(4) का है। 15(4) का आरक्षण का मतलब होता है कि समाज के अंदर कुएं पर, सड़क पर, परिवार में छुआछूत ये वो, इसमें किसी प्रकार का भेदभाव इन आधारों पर नहीं होगा, क्योंकि भारत के स्वभाव में नहीं है ये। और कानून बनता है कुरीति को रोकने के लिए, कानून कुरीति को बढ़ाने के लिए नहीं बनता कभी। और समाज में कुरीतियां समय समय पर आ जाती हैं, यह स्वाभाविक प्रक्रिया भी समाज की है, क्योंकि एजुकेशन का जैसे जैसे क्षरण होगा वैसे वैसे कुरीतियां उसमें घुसेंगी। शिक्षा जैसे ही कम होगी, संस्कार कम होंगे तो कुरीतियां स्थान लेंगी, और उनको दूर करने के लिए शासक का कर्तव्य बनता है कि उनको दूर करने के लिए कानून बनाकर रखे। तो नौकरी में रिजर्वेशन को लेकर 16(4) में आया नहीं, तो एक केस हो गया, तमिलनाडु सरकार ने रिजर्वेशन दे दिया, तो तमिलनाडु का वो रिजर्वेशन चैलेंज हो गया सुप्रीम कोर्ट में, और पहला जजमेंट आया चंपकम दुराई राजन का, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में 16(4) है ही नहीं। और डॉक्टर साहब चाहते थे कि समाज का उत्थान हो, उनको बराबर में लाकर खड़ा किया जाए, कोई दया ना करी जाए, समाज का उत्थान, उसको एजुकेट करके उसको सही स्थान देके खड़ा करिए, सब मिलकर काम करें। दया जहां दिखाई जाएगी वहां अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि फिर आइडेंटिटी बन जाएगी, आइडेंटिटी के आधार पर फिर वही आइडेंटिटी क्राइसिस। लेकिन नेहरू जी ने पहला संविधान संशोधन करके 16(4) जोड़ दिया, चंपकम दुराई राजन के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पलट दिया। चलिए ठीक है, कोई समस्या नहीं, क्योंकि अभी आयोग बैठा हुआ है, आयोग ही तय करेगा। उसके साथ आर्टिकल 335 भी जोड़ दिया कि कभी भी आरक्षण का ऐसा व्यवस्था नहीं होनी चाहिए जो देश की इफिशियंसी पर प्रभाव डाले। देना है, उत्थान करना है, सबको बराबरी पर लाना है, सब बराबर चलेंगे, लेकिन इफिशियंसी पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ये हो गया। अब बात आती है आर्टिकल 19(1)(a), जो सबसे ज्यादा कम्युनिस्टों का प्रिय आर्टिकल है। हमारे यहां कम्युनिस्टों का अगर सबसे प्रिय आर्टिकल कोई कहेंगे तो वो आर्टिकल 19(1)(a) है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। किसी के लिए भी कुछ भी बोलो, ये फंडामेंटल राइट है। उसकी बहस के दौरान भी डॉक्टर साहब ने कहा कि यू डू नॉट हैविंग एन एब्सोल्यूट राइट टू स्पीक इन एक्सप्रेशन। राइट तो दे रहे हैं, लेकिन एब्सोल्यूट राइट किसी को नहीं, सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ आर्टिकल 19(2). देश की इफिशिएंसी, मोरालिटी, देश में फ्रेटर्निटी, इस पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो उतना बोलने का अधिकार जितने से दूसरे के राइट इन्फ्रिंज नहीं होते, जितने से भारत में स्टैब्लिश्ड सिस्टम को नुकसान नहीं होता, उतने राइट हम आपको देते हैं स्पीच एंड एक्सप्रेशन में। लेकिन वो आर्टिकल 19(2) भूल गए, आर्टिकल 19(1)(a) ही चलता है टुकड़े टुकड़े गैंग का। उन्होंने उसको आधा हथियार बना लिया और आगे का भूल गए।
फिर जो सबसे विवादित भारत में रहता है वो है आर्टिकल 29, आर्टिकल 30। हम अगर कहें कि आर्टिकल 25 से लेकर और आर्टिकल 30 तक, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जो माइनॉरिटी डॉक्टर साहब ने डिफाइन की वो दूसरी थी, जो आज है वो माइनॉरिटी नहीं थी। माइनॉरिटी जिसको डिफाइन किया वो डिफाइन किया भाषाई आधार पर माइनॉरिटी। तमिलनाडु का व्यक्ति अगर मध्य प्रदेश में रहेगा तो वो माइनॉरिटी होगा, क्योंकि वो यहां की भाषा नहीं जानता, उसको यहां लाभ मिलना चाहिए, उसको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, तभी भारत एक हो सकता है। तो भारत में भाषाई आधार पर जो व्यक्ति अपना स्टेट पास करके दूसरे स्टेट में जाएगा उसको माइनॉरिटी माना जाएगा। ये उनका ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में प्रपोजल था, ड्राफ्ट था। लेकिन भाई उस पर जो मैंने जैसे कहा कि मुस्लिम लीग चली तो गई पाकिस्तान, लेकिन अपने बंदे यहां छोड़ गई थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठे थे। और मजे की बात है उसमें से एक बड़ी संख्या कॉन्स्टिट्यूशन में अपना रोल प्ले करती गई और जाती गई। तो आप ये सोचो कि जो आज का आर्टिकल 44 है जिसमें हम कॉमन सिविल कोड कहते हैं, अगर वो लागू हो जाए तो 25 से लेकर 30 तक की जरूरत क्या है? सबको प्रोटेक्शन है, सबको राइट है, लेकिन इक्वेलिटी है। तो 25 में जब बहुत बहस हो गई तो उसमें भी डॉक्टर साहब ने कहा, या जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया कि नाउ यू हैविंग अ राइट टू फेथ एंड प्रोपोगेशन बट सब्जेक्ट टू द कंडीशन लॉ इन इन्फोर्समेंट इन इंडिया। भारत के कानूनों के मातहत ही अगर कोई कानून रोकता है कि आप लाउड स्पीकर नहीं बजा सकते, तो आर्टिकल 25 आपको राइट नहीं देता। यानी कि आर्टिकल 25 भी राइट उतने ही देता है जितने कि भारत में प्रचलित कानूनों के दायरे में हों। और 44 ओरिजिनल फंडामेंटल राइट्स में रखा था, लेकिन बहस कर दी लोगों ने। डॉक्टर साहब माइनॉरिटी में आ गए, खुद माइनॉरिटी में आ गए असेंबली में। तो उन्होंने कहा कि भाई जो कानून हम अभी फंडामेंटल राइट्स में नहीं रख सकते, और आपके अनुसार या जो लोग वहां संविधान सभा में थे उन्होंने उसका विरोध कर दिया, तो उन्होंने कहा ठीक है, इसको एक काम करते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में रखते हैं। यानी कि राज्य की जिम्मेवारी होगी कि राज्य ये आगे करेगा, कानून बनाते समय ये चीजें दिमाग में रखेगा। इसीलिए एक पूरा चैप्टर बना है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। और हमारे समाज में शुरू से जो लोग भी किसी तरह की बात करते हैं, वीमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, उनको शांतनु और सत्यवती याद रखनी चाहिए। राजा थे, सम्राट थे शांतनु, सत्यवती ने मना कर दिया था, और सत्यवती ने अगर मना कर दिया था तो राजा के लिए कौन सा दुर्लभ था। लेकिन राजा अपने महल में चला गया और राजा के ज्येष्ठ पुत्र को लगा कि राजा क्यों परेशान है, तो वो सत्यवती से बात करने गया। वीमन राइट अभी महाभारत काल की बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। वो ध्यान में रखते हुए हमने आर्टिकल 15 में, आर्टिकल 16 में वीमेन एंड चिल्ड्रंस के लिए स्पेशल प्रोविजन रखे, क्योंकि हमारे यहां भारत में शुरू से इस प्रकार के प्रिविलेज दिए गए। लेकिन जैसा मैंने कहा कि आर्टिकल 1 की जिस समय जो लोग जिनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए था, मुस्लिम लीग के लोगों को, अभी भी संविधान सभा में थे, वो लोग इस बात पर अड़े हुए थे कि यूनियन ऑफ स्टेट्स बनाइए भारत में, एंड यूनियन ऑफ स्टेट्स मस्ट हैव द पावर टू इधर एक्सीड और टू डिक्लेयर देमसेल्फ इंडिपेंडेंट, और दे कैन एक्सीड इन पाकिस्तान। जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको ग्रुपिंग करने की अनुमति दे दी जाए, और उस ग्रुपिंग के आधार पर वो तय करें कि उनको कहां रहना है और कभी भी कर सकते हैं। ये अनुमति मांग रहे थे। और ये जो केस है इस तरह का, ये चला 10 अक्टूबर 1949 तक। ये द्वंद्व चला कि ये प्रिंसली स्टेट्स को कैसे एक्सीड करना है। इसका फाइनल ड्राफ्ट 10 अक्टूबर 1949 को आया है। यानी कि संविधान बनने के 2.5 वर्ष तक यही चलता रहा कि ये जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, इन प्रिंसली स्टेट्स को
क्या अलग से एसोसिएशन बनाकर बाहर जाने या अंदर आने की अनुमति है कि नहीं है? और फिर 10 अक्टूबर को सरदार पटेल आए नहीं और के एम मुंशी को उन्होंने एक चिट्ठी भेजी, और चिट्ठी भेजकर वो के एम मुंशी ने पढ़ी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। और उससे पहले बड़े आश्चर्य की बात है हमारे देश में कि प्रिंसली स्टेट्स को अपने अपने संविधान बनाने की अनुमति थी। तो हम एक यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन अलग बना रहे थे, प्रिंसली स्टेट्स अपना कॉन्स्टिट्यूशन अलग बना रहे थे, और वो 10 अक्टूबर तक चलता रहा। फिर यह हुआ कि भारत में रहने वाले 2 नागरिकों को अलग अलग तरह की नागरिकता नहीं दी जा सकती। पटेल ने कहा कि हम अलग अलग तरह की नागरिकता नहीं दे सकते, भारत में नागरिकता एक तरह की होगी, एक तरह का ट्रीटमेंट होगा, समान भारत में भावना होगी, एक एक व्यक्ति के साथ न्याय होगा, किसी व्यक्ति को किसी राज्य में रहने के आधार पर छोटा या बड़ा नहीं जोड़ा जाएगा। के मुंशी ने वो चिट्ठी पढ़ी, डॉक्टर अंबेडकर ने वो जो अलग कॉन्स्टिट्यूशन बने थे वो 7 शेड्यूल बनाकर जोड़ दिए। तो ये जो 7वीं अनुसूची है ना, जिसमें आप कहते हैं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, ये वही जो स्टेट लिस्ट है, ये वही है स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन। और इनके लिए, उन स्टेटों के लिए, प्रिंसली स्टेट्स के लिए हमने एक अलग से हाउस बनाया जिसको हाउस ऑफ स्टेट्स कहा था। ये जो राज्यसभा है ना, ये राज्यसभा इन प्रिंसली स्टेट्स के लिए एक हाउस दिया गया था। तो ये हुआ कि राज्य कहां बैठेंगे, अपने प्रतिनिधि कहां बैठाएंगे? तो हमने कहा कि भाई इनके लिए एक अलग से हाउस बनाते हैं, तब राज्यसभा बनी थी। फिर उसको 10 अक्टूबर 1949 को उसको अपर हाउस कह दिया गया और इसको रिप्रेजेंटेटिव हाउस कह दिया गया, और जो कॉन्स्टिट्यूशन राज्यों के थे वो कॉन्स्टिट्यूशन 7वीं अनुसूची में जोड़ दिए और कहा भारत एक रहेगा, सिंगल भारत रहेगा, सिंगल नागरिकता भारत में रहेगी। भारत में कहीं भी किसी को भी जाने आने की अनुमति होगी, कोई व्यापार करने की अनुमति होगी, कहीं भी रहने की अनुमति होगी, किसी प्रकार के व्यवसायिक गतिविधियों में एसोसिएशन बनाने की उसको अनुमति होगी। आर्टिकल 19 में हमने सब खोल दिया। ये 2.5 साल चला प्रकरण कि भारत की आइडेंटिटियां कितनी हों, लेकिन स्वभाव से भारत अलग अलग आइडेंटिटियों में बहुत समय तक नहीं रह सकता। ये स्वभाव है, क्योंकि हमने वैल्यूज पैदा करी। जिस समय राम मंदिर आंदोलन चलेगा उस समय भारत, कोई भाषा, कोई प्रांत कहीं रहने वाला हो वो चल जाएगा, उसकी एक वैल्यू है। फिर नहीं सुनता ये सब संविधान, कानून, व्यवस्थाएं उसको समझ नहीं आती, क्योंकि वैल्यूज के आधार पर हम इकट्ठे होते आए। ये कई बार हुआ, एक बार नहीं हुआ। फिर हमने गवर्नमेंट का सिस्टम बनाया। भाई गवर्नमेंट कैसी होगी, प्रेसिडेंट होगा, डेमोक्रेसी होगी, ये कैसे बिल पास होंगे, उनमें कैसे क्या व्यवस्था होगी, ये सब बनाते। फिर इनको कैसे न्याय दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट बनाया। सुप्रीम कोर्ट में भी ये जो आजकल कोलेजियम चल रहा है इस पर भी बहस हुई। एक मिस्टर शाह हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि भाई एक काम करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मैटर, कोर्ट्स के मैटर चीफ जस्टिस को दे देते हैं, चीफ जस्टिस तय करेगा। डॉक्टर अंबेडकर ने मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ अप्रूवल फ्रॉम द पार्लियामेंट। और इसीलिए आर्टिकल 142 आज का आर्टिकल 145 जिसमें ये पावर्स की चर्चा की जा रही है कि कोलेजियम बन सकती है और ऐसा कर सकते हैं, हमारा कानून सीधा लागू होगा, उनमें सब में लिखा है विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। बिना प्रेसिडेंट के अप्रूवल के हो ही नहीं सकता। या तो पार्लियामेंट में आना है या फिर प्रेसिडेंट के पास जाना है। कोर्ट को भी अगर कोई कानून बनाता है तो वो कोई जजमेंट करता है, और जो लेजिस्लेशन के विरुद्ध जाता है वो जजमेंट सीधा नहीं बनेगा कानून। उसके लिए वो स्ट्रक्चर पास करेगा, स्ट्रक्चर पार्लियामेंट में दोबारा रखा जाएगा, पार्लियामेंट उस पर चर्चा करेगी, कानून में इनकॉर्पोरेट करेगी। इसलिए आर्टिकल 124, आर्टिकल 142, आर्टिकल 145 में सब जगह उसने या तो पार्लियामेंट या प्रेसिडेंट से जोड़कर रखा, कहीं पर एक्सक्लूसिव पावर नहीं दी। और भारत का स्वभाव देखिए कि आप जैसे ही डेमोक्रेसी के विरुद्ध जाएंगे वैसे ही भारत में विरोध होना स्वाभाविक है, चाहे कोई ऑर्गन हो। तो हमने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उसमें रेवोल्यूशनरी पावर हमारे सामने थी, उस समय हम उसको नहीं कर पाए। इसके लिए डॉक्टर अंबेडकर ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के साथ साथ आर्टिकल 368 की पावर दी और यह कहा कि जिस समय पार्लियामेंट एक मत में होगी उस समय पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का पावर है।
हां, यह अलग बात है कि राज्य की सूची है, समवर्ती सूची है, तो फिर हमने कहा 2/3 बहुमत चाहिए, पूर्ण बहुमत का 50% चाहिए, हमने सिंपल बहुमत चाहिए, अलग अलग कैटेगरी बांट दी, लेकिन सब कुछ अमेंड करने की पावर 368 में दे दी। और इसीलिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बनाकर रखा कि जब समय आएगा तो इसमें आप संशोधन करेंगे और पावर यहां पर है, इस पावर का इस्तेमाल करते हुए करेंगे। लेकिन एग्जीक्यूटिव अगर कुछ गड़बड़ करता है, यानी कि सरकार कुछ गड़बड़ करती है, तो उसके लिए आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट आपके लिए खुला है, आप डायरेक्ट जा सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय फ्रेमर्स ने, जो मुझे लगता है कि इन बातों पर विचार हुआ, इसीलिए इतना लंबा समय लगा अपने को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, और सबसे ज्यादा अमेंडमेंट आए। लेकिन अब ये लंबे समय तक चल सकता है क्या? कोई भी संविधान कहीं भी, किसी भी प्रकार का प्रिंसिपल, कोई भी प्रकार का नैरेटिव लंबे समय तक चल सकता है क्या? लंबे समय तक तभी चल सकता है जब समाज होमोजीनियस हो जाए, यानी कि समाज में एक प्रकार की सोच पैदा हो जाए। जो भी पिछले सत्र में हमने देखा कि समाज के अंदर, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से लड़ना है तो पहले समाज को बदलना पड़ेगा, और समाज में विभिन्न प्रकार के उपदेश खड़े करने पड़ेंगे, विभिन्न प्रकार के मत पैदा करने पड़ेंगे। अपने ही मूल विचारों से आपको भटकाना होगा। जब तक आप मूल विचारों से भटकोगे नहीं, तब तक संविधान पर हमला नहीं कर सकते। और ये जो भटकना शुरू हुआ वो अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा। इसलिए तमाम तरह की पिटीशन है, गे मैरिज की पिटीशन, मैरिटल रेप की पिटीशन, ये हो सकता है, वो नहीं हो सकता है, आप ऐसा नहीं कर सकते। जो पारिवारिक व्यवस्था है, उस पारिवारिक व्यवस्था में 2005 में एक बड़ा संशोधन आ गया कि हिंदू सक्सेशन एक्ट में इस प्रकार का संशोधन आ गया। तो बहुत सारी चीजें करने का प्रयास हुआ। जैसे जैसे हम शिक्षा से, जैसे जैसे अपनी मूल भावना से, जो जिन प्रिंसिपल्स के आधार पर हजारों वर्षों तक हमारे पूर्वजों ने हमको बांध कर रखा बिना कानून के, कानून नहीं है लेकिन मूल विचार है, उस मूल विचार को पालन करते हुए हम इकट्ठे हैं। उस मूल विचार से भटकाव, संविधान पर प्रश्न खड़े करना स्वाभाविक है। इसीलिए जब संविधान पारित हुआ तो संविधान पारित करते समय हर चैप्टर पर एक तस्वीर लगाई और बताया यह तस्वीर इस चैप्टर में इस राज्य की घोतक है, हमारे पूर्वजों की खड़ी की गई ये राम राज्य की व्यवस्था यहां फंडामेंटल राइट आपको देगी। भगवान बुद्ध के उपदेशों के आधार पर और गुरु नानक देव जी के चित्र लगाए, क्योंकि वो जो उनके एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल हैं, उन प्रिंसिपल्स के आधार पर इस संविधान के अंदर इंटरप्रिटेशन करना, ऐसा विचार करते हुए तमाम स्थानों पर इस प्रकार का स्थान दिया गया। और मैं मानता हूं कि जो लोग, जिनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए था, ऐसे 23-24 लोग थे जिनको जाना था, नहीं गए, संविधान सभा में भी अनुमति हमने देकर रखी, वो एक बड़ी भूल हो सकती है। लेकिन स्वतंत्रता के बाद भी आर्टिकल 368 आपके पास है, केवल होमोजीनियस सोसाइटी चाहिए। 370 जब लोगों ने कहा कि साहब इसका इनकॉर्पोरेशन गलत हो गया, तो जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र नाम का एक संस्थान बनाया गया और हमने कहा कि 370 इज नॉट ए रॉन्ग, 370 सही था। तो बोले फिर गलत क्या था? बोले गलत था इंटरप्रिटेशन, और उसी इंटरप्रिटेशन को इंटरप्रेट करते हुए 370 खत्म हुआ। यानी कि बनाने वालों ने जिस समय बनाया था उस समय का इंटरप्रिटेशन ठीक था, हमने रॉन्ग नैरेटिव तय कर दिए समाज में, और उन रॉन्ग नैरेटिव्स ने पूरे देश का माथा ही बदल दिया। हम निकले तो हमने पूरे देश से कहा कि आप जो बुद्धिजीवी है हमसे बहस करो, 370 का हम एक इंटरप्रिटेशन करते हो और आप जो कर रहे हो। मैं उसी दौरान जादवपुर यूनिवर्सिटी में था और वहां मेरा भाषण हुआ CAA और 370 को लेकर प्रोफेसरों के बीच में कि भाई हमसे बहस करो, हम बता रहे हैं सही क्या गलत क्या। तो उन्होंने हमको घेर लिया, मुझे और बाबुल सुप्रियो को बंधक बना लिया। बोले ये दूसरे विचारधारा वाले लोग हैं। भला हो वहां के गवर्नर का कि उनको जब मैंने फोन किया तो वो आकर ले गए। लेकिन वो इंटरप्रिटेशन सुनना नहीं चाहते और हम इंटरप्रिटेशन
करना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। मुझे लगता है कि हमारे संविधान में जो विरासत है वो विरासत हमने सही करने की कोशिश की थी। कुछ समस्याएं हो सकती हैं, उनको सुधार का भी पूरा अवसर है। बस सबसे बड़ी बात यह है कि समाज होमोजीनियस होना चाहिए। जिस समय समाज ने 370 का इंटरप्रिटेशन स्वीकार कर लिया, उस समय सरकार ने उसको खत्म किया तो चू नहीं हुआ समाज में, और समाज हर्ष करने लगा कि भाई ये अच्छा हो गया, क्योंकि वो एक समस्या थी। जिस समस्या को सॉल्व करने के लिए एक प्रोसीजर उसमें लिखा था, उस प्रोसीजर का रॉन्ग इंटरप्रिटेशन हम लोगों ने कर डाला। तो मुझे लगता है कि दीज ऑल आर द थिंग्स ऑफ इंटरप्रिटेशंस। प्रॉब्लमें हो सकती हैं। हमारी समस्या यह है कि हम प्रश्न खड़े करना ज्यादा जानते हैं, सॉल्यूशंस देना कम। आज आपके मत के लोग हो सकते हैं, आप अगर उनको सुझाव देते हैं तो वो स्वीकार करते हैं, संशोधन करते हैं। 35 कैपिटल है, जड़ से उड़ा दिया, 370 का इंटरप्रिटेशन कर दिया और स्वीकार हो गया समाज में। ऐसे बहुत सारे कानून, अभी तक 4000 के ऊपर कानून खत्म कर चुके हैं। तो ये जो न्याय पाने जा रहा है उसका इंटरप्रिटेशन, जो न्याय देने जा रहा है उसकी मानसिकता और उसका इंटरप्रिटेशन, और उसके राष्ट्र को एकीकरण, जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट के लिए उसकी प्रतिबद्धता, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन के को उस समय इंटरप्रेट करते समय मन मस्तिष्क में आते हैं। हमने रॉन्ग्स किए कि मुस्लिम लीग के लोगों को वहां रुकने दिया, ये उनका ब्लंडर था और बहुत बड़ा ब्लंडर था। वो अपना काम करके पाकिस्तान जाते भी गए, उनका रोल भी बहुत नेगेटिव था। लेकिन फिर भी फाइनली डॉक्टर अंबेडकर ने जब लास्ट डे पर स्टेटमेंट दिया है 25 नवंबर सन 1949 को, 26 नवंबर को हम अडॉप्ट करने जा रहे हैं और 25-26 नवंबर का उनका स्टेटमेंट है, तो उन्होंने कहा है कम्युनिस्ट मुझसे परेशान हैं, सोशलिस्ट मुझसे परेशान हैं, और ये जो दूसरे संप्रदाय के को मानने वाले जिनके लगातार मेरे से बहस होती रही, वो मेरे से परेशान रहे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में। मैं उनकी बात स्वीकार नहीं कर पाया, इसके लिए मैं बता रहा हूं क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन अपने हिसाब से, अपने इंटरप्रिटेशन के हिसाब से करना चाहते थे, जो मुझे स्वीकार नहीं। ये डॉक्टर अंबेडकर का स्टेटमेंट आया लास्ट डे पे कि हमने इनके इंटरप्रिटेशन स्वीकार नहीं किए, इन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं सफल हो गया अपने हिसाब से बनाने में जो मुझे बनाना था। फिर भी इसमें कुछ रह गया है, तो अभी कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन करने की पूरी गुंजाइश है। समय समय पर समाज के द्वारा किए गए नेतृत्व की शक्ति और समाज के समर्पण और समाज का उस शक्ति पर विश्वास ही इस संविधान को फिर से सही कर लेगा और पुनर्जीवित कर लेगा। और यह बात आपने पिछले कुछ वर्षों में देखी होगी कि तमाम तरह के 70 साल के नैरेटिव तोड़ दिए, संविधान में संशोधन स्वीकार्य हुए, जो बड़े ब्लंडर थे वो खत्म हुए और समाज ने सपोर्ट किया, संशोधन के बाद सपोर्ट किया। अब मुझे से पहले समाज में जो परिवर्तन की आवश्यकता है, जो पिछला सत्र बहुत इंपॉर्टेंट था, वो इसके मूल में है कि हम कैसा नैरेटिव तय करते हैं, हम समाज को कैसा एस्टेब्लिश करते हैं और अपने आने वाली पीढ़ियों को कैसा शिक्षित करते हैं, और समाज के अंदर व्यवस्थाओं को कैसे व्यवस्थित करते हैं, ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। उसके आधार पर भविष्य का भारत तय होगा। आप सभी उसके सहभागी बनेंगे, आपकी आने वाली पीढ़ी सहभागी होगी। उनको इन भावनाओं से प्रेरित करना और इन चीज़ों का ज्ञान होना कि कॉन्स्टिट्यूशन बनते समय क्या सोच रहे थे लेजिस्लेटर्स, क्या विचार कर रहे थे, ये ही तय करेगा। मुझे लगता है कि प्रश्न कुछ इस प्रकार है, विषय से ही जुड़ा हुआ है। पुनः एक बार विषय को हम देखेंगे। भारत का संविधान भारतीय संस्कृति का दर्पण। 379 लोगों का संविधान सभा बना था और ये संविधान सभा जो थे ये प्रोविंस कमिटी से आए थे, 296 मेंबर्स, और बाकी प्रिंसली स्टेट से आए थे, यानी अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए थे। किसी का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं था, अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा आई थी। अब यदि आप भारत के संविधान की प्रस्तावना को देखते हैं तो प्रथम 3 शब्द और अंतिम 3 शब्द की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं मैं। हम भारत के लोग भारत के संविधान को बाकी सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, लास्ट में अंगीकृत, आत्मार्पित, अधिनियमित करते हैं। यानी 2 प्रकार की संप्रभुता बताई गई।
एक वैधानिक संप्रभुता जो कि संसद को दे दी गई और एक राजनीतिक संप्रभुता जो कि जनता में निहित की गई। तो प्रश्न पुनः ये है कि जो भारत का संविधान, जो हमारी संस्कृति है, सिर्फ क्या चित्रों को रख देना, जो रासबिहारी बोस जी ने और उन्होंने नंद बोस जी ने जो चित्र रखे थे, राम राज्य की परिकल्पनाओं के चित्र रखे थे, क्या वह भारतीय संस्कृति का पूरा समन्वय है? यदि है तो 370 का जो एक पीढ़ा थी जो हमारी अभी जाकर ख़त्म हुई, 70 साल से हम उससे जूझ रहे थे। अनुच्छेद 44 को देखें तो समान नागरिक संहिता आज दिनांक तक लागू नहीं हुई। देश में पॉलीगेमी चल रही कई जगहों पर। ऐसे ऐसे कानून हैं जो किसी एक वर्ग विशेष पर लागू नहीं होते हैं, और एक प्रकार से ऐसा लग रहा है कि बहुसंख्यक वर्ग पर एक दमन हो रहा है। यदि हम पशु के मामले में देखें तो हमारी भारतीय संस्कृति का दर्पण में गौ माता जो रही हैं वो हमारे 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास स्थान रही है, लेकिन उसे राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं किया गया। आशुतोष लाहिरी वर्सेस वेस्ट बंगाल के केस में यही अनुच्छेद 25 से 28 जो हैं, ये सब एक वर्ग विशेष ने उसको एक ढाल बना के उपयोग किया। हैदराबाद के जो ओवैसी बंधु हैं वो इस संविधान का इंटरप्रिटेशन वो अपने ढंग से करते हैं। तो क्या हमारे भारतीय संस्कृति का पूरा इसमें अनुसरण किया गया है अथवा नहीं किया गया है? इस पर प्रकाश डालेंगे आदरणीय दुबे जी। देखिए, एक बात तो निश्चित है कि संविधान सभा जब बनी तो संविधान सभा बनाते हुए जो जैसा सेटअप था उसी सेटअप से लोग चुनकर आए, क्योंकि नई व्यवस्था में या तो हम 1833 से पीछे जाते हैं, क्योंकि 1833 में पहली बार व्यवस्था आई, या तो हम उससे पीछे जाते या उससे आगे आते। अब या तो जो सत्ता परिवर्तन हो रहा था उसमें इतनी हिम्मत चाहिए थी कि वो युग परिवर्तन की तरफ या समाज के पूरे परिवर्तन, 1000 साल का जो सिस्टम बन चुका था, 1000 साल जो हमारे दिमाग पर चढ़ चुके थे, उनको इकट्ठा परिवर्तित करते। और ये तो हम देख ही लिए हैं कि हम नहीं कर पाए, कारण जो भी रहे हों। लेकिन अभी कुछ बहुत बिगड़ा नहीं है समाज। जैसा मैंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय चीज़ें ध्यान में रखी गई थी, उस समय बहसें भी हुई, इसीलिए 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे भी। तो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक ड्राफ्ट बनने के बावजूद ये 2.25 साल लगेगा या 3 साल लगेगा? तो लगे तो उसी डिस्कशन में जो हम लोग चुनकर आए थे। वो समस्याएं हो सकती हैं, जैसे एक बहुत बड़े लॉयर महाराष्ट्र से गए थे, M.R. जयकर, संभवतः उस समय देश के सबसे बड़े लॉयर थे वो, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स के मोस्टली केस उनके पास ही थे और वो प्रीवी काउंसिल में सदस्य थे। अब जो संविधान में चल रहा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उन्होंने अपनी आवाज उठाई और उनको सबने मिलकर दबा दिया, तो वो इस्तीफा दे गए थे। तो M.R. जयकर वहां से बाहर हो गए। तो उन्होंने कहा भाई ये संविधान सभा जो बन रही है या जो कर रही है ये मेरे मूल विचार से नहीं है, मैंने पूरे देश के केस मेरे पास है। तो अब M.R. जयकर साहब जूझने की बजाय वहां इस्तीफा दे गए। जो लॉयर था, जिसको भारतीय संस्कृति, भारत का समाज, भारत का सिस्टम बहुत अच्छी तरह से मालूम था, प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन के मोस्टली मुकदमे उनके पास ही थे, वो इस्तीफा देकर चले गए। उन्हीं की जगह पर पहले डॉक्टर अंबेडकर बंगाल से आए थे। मतलब पहले जब उनका चुनाव हुआ तो बंगाल से हुआ था। जब बंगाल विभाजन हुआ तो M.R. जयकर इस्तीफा देकर गए थे, तो महाराष्ट्र से दोबारा भेजे गए। तो मैं संविधान बनाते समय हमने विचार करने की, या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने विचार करने की पूरी कोशिश की। उसमें 2 अलग अलग चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये है कि हम संविधान बेसिकली बनाते हैं कि देश कैसा हो, कौन कौन से मुख्य चीज़ें कैसे चलेंगी। फिर उसके बाद सब्जेक्ट वाइज, उस संविधान के अनुसार सब्जेक्ट वाइज हम कानून पास करते हैं। अब जो हम कानून पास करते हैं, जैसे काउ स्लॉटर एक्ट आ गया, तो काउ स्लॉटर एक्ट चैलेंज होगा तो किस आधार पर चैलेंज होगा? तो बताएंगे कि जो संविधान बनाने की सभा थी, उसकी जो प्रक्रिया थी, उसमें जो विचार थे, उन विचारों पर जो मंथन हुआ, उस मंथन के अनुरूप है कि नहीं है। तो एक सतत प्रक्रिया है। तो ये एक सिरे से कह देना कि भाई ये भारतीय समाज का दर्पण नहीं है, अगर ऐसा ना होता तो ये 75 वर्ष चलता नहीं। क्योंकि जैसा मैंने कहा
कि हमारे कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आज भारतवर्ष पूरा फाइनली कहता है कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई भी फाइनल बात हम कहते हैं तो आकर कॉन्स्टिट्यूशन पे ही रुकते हैं। बस ये हो सकता है कि हमारे दो विचार हैं तो दो अलग अलग इंटरप्रिटेशन हम लोग करते हैं अपने अपने हिसाब से, और उन इंटरप्रिटेशंस में जब हमारी आपस में समानता नहीं होती तो हम कोर्ट चले जाते हैं और कोर्ट से उसका इंटरप्रिटेशन करवाते हैं, और कभी कभी तो महीनों तक वह चलती है। कभी के जैसे राम मंदिर का केस आया तो उसमें तो बहस करने का पूरा टाइम दिया, एक ही की बात को 10-10 बार रिपीट किया अपोजिशन ने, लेकिन उन्होंने कहा हम समय पूरा देंगे तुमको, जितना कह सकते हो, बाद में यह मत बोलना कि हम अपनी बात नहीं कह पाए और जजमेंट गलत हो गया। तो इन सब सिस्टम के पीछे मैं बारंबार जो बात कहता हूं कि जब कानून नहीं था तब व्यवस्था कैसे चलती थी, जब संविधान नहीं था तब भारत की व्यवस्था कैसे चलती थी। ना कोर्ट प्रोसीजर, ना झगड़े, ना मुकदमे, ना जेल, ना हवालात, कुछ नहीं था। और बहुत पुरानी व्यवस्था नहीं है वो, आज से लगभग 200 साल की। इस 200 साल में ही हमने पूरी व्यवस्था परिवर्तन अंग्रेजों ने जो कर दिया, उस व्यवस्था को हम परिवर्तित नहीं कर पाए और समाज फेक इंडस्ट्री की तरफ जाता रहा। मैं जब फेक इंडस्ट्री कहता हूं तो जी जो लीगल फील्ड है हमारी ना, ये तो जबरदस्ती की इंडस्ट्री है ना, क्योंकि हम जबरदस्ती लड़ रहे हैं। समाज अगर लड़े नहीं तो कानून की आपको ये कोर्ट की जरूरत क्या है। तो समाज को हम होमोजीनियस नहीं बना पा रहे, समाज को हम शिक्षित नहीं कर पा रहे, समाज में जिनका दायित्व बनता है सामाजिक व्यवस्था बनाने का वो शायद सही से निर्वहन नहीं हो पा रहा। वो कारण कोई भी हो, हमारे अपने व्यक्तिगत कारण भी हो सकते हैं और हमारे सामाजिक कारण भी हो सकते हैं, लेकिन हम एक दिशा में बह गए हैं। जैसे जैसे समाज के अंदर हम ठीक से समाज को करते रहेंगे, वैसे वैसे कानून और न्यायपालिका और ये जो इंटरप्रिटेशन का मामला है ये इररिलेवेंट होता जाता है। आप मुझे बताओ, जिस मोहल्ले में भी हम रहते हैं वहां कितने केसेस लोग कोर्ट में लड़ रहे हैं। एक आध परिवार कोई होगा, बाकी तो चल रहे हैं ना। मतभेद हो सकता है, एक दूसरे को कान फूस में कह सकते हैं ये ऐसा करता वो वैसा करता, लेकिन फिर भी हम फाइनली मान रहे हैं ना, और एक दूसरे के साथ व्यवस्थाओं में बैठते भी हैं। कोई काम परिवार में घर में होता है तो प्रबोधन का वहां जाते भी हैं। तो कानून की आवश्यकता वहां पड़ती है जब समाज का क्षरण चालू होता है और नए नए नैरेटिव गढ़े जाते हैं और उनको हम काउंटर नहीं कर पाते हैं, वहां शुरू होता है। लेकिन संविधान बनाते समय जो भी व्यवस्था थी उसमें उन्होंने पूरा अवसर दिया, पूरे अवसर के बाद चर्चाएं हुई, अपोजिशन उसमें था, उसने अपनी बातें मनवा ली। ये हमारी उस समय कमी थी क्योंकि हम वी द पीपल तो हम ही थे, और आज भी वी द पीपल हम ही हैं। आप ऐसे एक चीज समझें, जब आर्टिकल 35 कैपिटल ए हम कर रहे थे तो मैंने उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी को चैलेंज किया और ये कहा भाई आप दलित एट्रोसिटीज पर बात करते हैं, आप जम्मू एंड कश्मीर के अंदर स्वीपर्स पर बात क्यों नहीं करते? क्या वो दलित नहीं है? क्या उनको 70 साल से जो न्याय नहीं मिला उस पर आप नहीं बोलेंगे कुछ? और जब उनके ऊपर प्रेशर आया तो उनकी धुर विरोधी पार्टी ने जब प्रस्ताव रखा तो उन्होंने सपोर्ट कर दिया। 35 कैपिटल ए जाने में बहुजन समाज पार्टी ने सपोर्ट किया। तो किस आधार पर? क्योंकि समाज ने कहना शुरू किया उनसे, उनके समाज ने भी उनसे कहना शुरू किया कि बहन जी जम्मू कश्मीर में तो हमारे भाई रहते हैं, उनके साथ 70 साल से उनकी निवासिता नहीं बनी, वो वहां डॉक्टर इंजीनियर होने के बावजूद स्वीपर ही बन सकता है। यह कहां का न्याय है कि वो डॉक्टर होगा, वो ऑक्सफोर्ड से डिग्री ले आया होगा, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में वो अगर नौकरी पाना चाहता है तो फॉर स्वीपर वर्क ओनली लिखा हुआ है। तो वो डॉक्टर केवल स्वीपर बन सकता है, इंजीनियर केवल स्वीपर बन सकता है, प्रोफेसर केवल स्वीपर बन सकता है। जम्मू एंड कश्मीर में वो प्रोफेसर नहीं बन सकता। समाज में एक भावना आई और उस भावना ने बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो को मजबूर कर दिया कि वो इस बिल को सपोर्ट करें, और उन्होंने किया। तो जब समाज कोई बात कहना शुरू करता है तो फिर कोई भी शासक हो उसको मानना ही पड़ता है।
और नहीं तो वो कत्लेआम शुरू करेगा जैसा करते थे मध्यकाल में। और अगर वो कत्लेआम नहीं है तो नहीं करेगा और डेमोक्रेटिक वी द पीपल के हिसाब से चलेगा, तो हमको समाज को तैयार करना पड़ेगा। हमारे पास जो वोट मांगने आता है, हमारा सांसद आता है, तो हमको कहना पड़ेगा 4 बार कि भाई साहब ऐसा कर लें, तो उसको समझ आता है ये जनता की भावना है। और कोई भी व्यक्ति जो राजनीति करना चाहता है वो जनता की भावना से परे नहीं जा सकता। तो हमारी भी कुछ जिम्मेदारी थी समाज में जो हमने शायद पूरी नहीं करी, अभी भी कुछ नहीं हुआ। जैसे मैंने कहा 370 एक जीता जागता इलस्ट्रेशन है। समाज में माहौल बना, देश में माहौल बना, तो कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू कश्मीर का पूरा उड़ गया। किसी ने नहीं कहा 35 कैपिटल है जिस पर दुनिया का बवाल था, उड़ गया। किसी ने कुछ नहीं कहा 370 संशोधन हो गया, किसी ने कुछ नहीं कहा। और बल्कि सत्ता को अप्रिशिएट करके दोबारा भेज दिया, सीटें बढ़ाकर, ये लो आओ। इस तरह के काम जब हुए तो समाज का भी कुछ रोल बनता है। कॉन्स्टिट्यूशन मैं मानता हूं एक बेसिक डॉक्यूमेंट होता ही है, लेकिन उसको भी संशोधित करने के लिए समाज को भी, वी द पीपल हम हैं तो वी द पीपल को भी कुछ काम करना पड़ता है। जो हो गया है गलत, मैं मानता हूं उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन पर लोगों के मतों में भेद है, लेकिन वो आपके मत के अनुसार हो नहीं सकती, ऐसा नहीं है, वो हो सकता है सब कुछ।